Hello guys, Assalamualaikum. I hope you are really well and good, and this is me, Kishore. Welcome back to me to react with new brand reactions video. मेरे अंकल, मेरे माँ, मेरी आंटी, मेरी खाला, मेरे भाई, मेरे बाप, मेरे भतीजे, मेरे भांजिया, आप सब लोग डेढ़ लगा कि आपके दुबई का टू रिएक्ट फैमिली बहुत ही ज्यादा हंसी से बहुत प्यारी है। आज हम देखने जा रहे हैं पाकिस्तान वर्सेज इंडियन रेलवे रेस सिंस इंडिपेंडेंस, यानी कि 1947 के बाद पार्टीशन के टाइम पाकिस्तान रेलवे के पास क्या था और इंडियन रेलवे के पास क्या था, और उनके दरमियान इतने अरसे में 77 ईयर्स तक की जो रेस है वो कैसी रहेगी। नो डाउट कि इंडियन रेलवे पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा बेस्ट है। अभी जो इंडिया ने चनाब रेलवे ब्रिज जो बनाया है तकरीबन उसको 22 साल लगे हैं। 22 साल में वो मुकम्मल हुई है। 2003 से वो प्रोजेक्ट शुरू था। वो पूरा एक तरफ, और पाकिस्तान का 70 साल रेलवे जो है उसका निज़ाम एक तरफ में भी, और पाकिस्तान रेलवे मैं लिख के बता देता हूँ कि इस तरह का आने वाले तकरीबन 30-40 सालों में इस तरह का कोई प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं कर सकता है पाकिस्तान रेलवे। एक और बात भी है कि पाकिस्तान रेलवे ने एक अच्छा इक़दाम में भी उठाया है, जो पाकिस्तान, अज़रबैजान, कज़ाकिस्तान और रूस के दरमियान में एक ट्रेन वो चलेगी। ठीक है, वो 22 जून से शुरू होनी है। ठीक है, ये कुछ प्रोजेक्ट है, लेकिन इस तरह के इंडिया के पास भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। ठीक है, देखते हैं जी क्या रेस है पाकिस्तान वर्सेस इंडियन रेलवे सिंस इंडिपेंडेंस, और फिर उसमें मजीद अपनी गुफ्तगू करेंगे। मगर उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी चैनल को पहले सब्सक्राइब और घंटी के बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर नए वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। 15 अगस्त 1947 आधी रात भारत आजाद होता है, लेकिन उसी वक्त शुरू होती है दुनिया की सबसे बड़ी मानवीय पलायन की कहानी। ब्रिटिश साम्राज्य पीछे हटता है और एक लकीर खिंच जाती है, एक ऐसी लकीर जो सिर्फ जमीन को नहीं बल्कि शहरों को, परिवारों को और खास तौर पे रेलवे की पटरियों को भी बांट देती है। लाइन तो खिंच जाती है, पर लाइन के दोनों तरफ रहने वाले लोग अपने अपने मुल्क जाना चाहते हैं, और यहाँ शुरू होता है एक डरावना और सबसे मुश्किल सफर। बिल्कुल भी यार, यहाँ मुसलमानों ने भी मारे थे, वैसे हिंदुओं ने भी के लिए अपने अपने मुल्क में वापस जाने के लिए रेलवे एक मात्र साधन था। 15 अगस्त 1947 से लेकर के सितंबर 1947 तक करीब 7 लाख लोगों ने ट्रेन में सफर किया, जिनमें से कई लोग तो अपने मंजिल पे पहुंच गए, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग थे जो अपने मंजिल पे पहुंच नहीं सके और बीच रास्ते में ही अपना दम तोड़ दिए। जिंदा बचे लोग जो अपने नए देश में पहुंचते हैं और पीछे मुड़ के देखते हैं तो बहुत कुछ खो चुके थे। ऐसे बहुत सारी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी आपको सुनने को मिलेगी पार्टीशन के दौरान, जब लाशों से भरी ट्रेनें जा रही थी और लोग एक दूसरे के खून के प्यासे बन चुके थे। और ऐसे में ना बहुत सारी कहानियां थी जहां लोगों ने अपनी जान बचाई जैसे तैसे करके। ऐसे ही कहानी राजेंद्र सिंह जी की थी, जिन्होंने ट्रेन की सीट के नीचे बैठ करके अपनी जान बचाई थी, और उनकी जुबानी सुनिए कि किस तरह का मंजर था वो। अब सामान आके पकड़ के बाहर निकाल के मारते थे, लेकिन हम ऐसे कमरे में जब बंद बैठे थे, कोई सीटों के नीचे, कोई ऊपर, पता लगे हमारे रिश्तेदार ने देखा, लोगों को देखा, हमने गाड़ियों को आना मारना, जब गाड़ी में थे बाहर प्लेटफॉर्म पर बहुत यार ये वाला सफर था डरावना, बड़ी तकलीफ झेली होगी लोगों ने यार। विभाजन से पहले भारतीय रेलवे दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे प्रणाली में से एक थी, जहां की ट्रैक की लंबाई करीब 66,000 किलोमीटर थी। वहीं हमारे पास करीब 8,500 इंजन थे। रेलवे ब्रिटिश भारत की जीवन रेखा थी, जो व्यापार, प्रशासन और लोगों को एक साथ जोड़ती थी। जब देश बटा तो रेलवे बटी, और भारत के हिस्से में करीब 55,000 किलोमीटर लंबा रेल ट्रैक आया, और पाकिस्तान के हिस्से में आया 11,000 किलोमीटर का रेल मार्ग, जिसमें मुख्यतः पंजाब, सिंध और बंगाल का जो रेल नेटवर्क था वो शामिल था। और इस वीडियो के अंत में बताऊंगा कि हमारी रेलवे यहाँ से कहाँ पहुँच गई और पाकिस्तान रेलवे इतना मिलने के बाद आज किस हालत में है। खैर, बंटवारा तो हो चुका था, लेकिन रेलवे को चलाना इतना आसान काम नहीं था। भारत के लिए तो फिर भी ठीक था, क्योंकि भारत के पास बहुत सारे जो रेलवे के कर्मचारी थे वो रह गए थे, लेकिन पाकिस्तान में बहुत ही कम कर्मचारी बचे थे, और उस टाइम पे भारत ने हेल्प की थी अपने कर्मचारी वहां भेज करके, ताकि पाकिस्तान रेलवेज को कम से कम वो आगे बढ़ा सकें। लेकिन ये सब बहुत दिन तक चल नहीं पाया, क्योंकि आज़ादी के सिर्फ कुछ महीने बाद ही पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पे हमला कर दिया ताकि वो उस हिस्से को हड़प सके। अब ये सब करने के बाद जाहिर तौर पे पाकिस्तान से हमारा संबंध खराब हुआ, जिस कारण से जितने भी स्टाफ और कर्मचारी थे वो सभी वापस भारत आ जाते हैं, और ऐसे में अब पाकिस्तान के पास बहुत ही लिमिटेड कर्मचारी बचते हैं उनकी रेलवे को ऑपरेट करने के लिए। अब यहाँ से पाकिस्तान को खुद अपने दम पे खड़ा होना था,
बिना किसी पर्याप्त संसाधनों के। 1951 में भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण होता है और लगभग इसी टाइम पे पाकिस्तान रेलवे का भी राष्ट्रीयकरण होता है, जहां पे उनका वेस्टर्न पाकिस्तान रेलवे और ईस्टर्न पाकिस्तान रेलवे फॉर्म होता है। तो जो आज का पाकिस्तान है वो वेस्टर्न पाकिस्तान रेलवे था, और जो उस जमाने का बांग्लादेश यानी कि पाकिस्तान का हिस्सा था, उस टाइम पे वो ईस्टर्न पाकिस्तान रेलवे था। 1954 में जब भारतीय रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ बढ़ रही थी, तब उस टाइम पे पाकिस्तान रेलवे प्योर डीजल की तरफ बढ़ रही थी। वैसे अनडिवाइडेड इंडिया में हम ऑलरेडी इलेक्ट्रिफिकेशन कुछ हिस्से में कर चुके थे, जहां पे WCP-1 एक ऐसा लोकोमोटिव है जिसको हमने स्विट्जरलैंड से इंपोर्ट किया था, उसका यूज करते थे उस सेक्शन पे। और ये वही वक्त था जब भारत ने अपने खुद के लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की नींव रखी थी और वेस्ट बंगाल में चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स की शुरुआत हुई थी। इसके बाद मद्रास यानी आज के चेन्नई में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री का शुभारंभ हुआ, जहाँ पे हम खुद का अपना कोच बनाना शुरू कर चुके थे। यहाँ आजादी के करीब एक दशक बाद इतना सब कुछ बना रहे थे हम, वही पाकिस्तान उस वक्त भी अमेरिका और इंडिया के दिए हुए इंजन इस्तेमाल कर रहा था। भारत में 1957 में RDSO यानी कि रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन का जन्म हुआ। वो बना जहाँ पे हम रेलवे में नई टेक्नोलॉजी जो है वो शामिल करने लगे, और अब ना हम बाहर के टेक्नोलॉजी पर निर्भर नहीं थे, यहाँ पे हम खुद की अपनी टेक्नोलॉजी जो है वो तैयार कर रहे थे। की कमी की समस्या को सुलझाने के लिए एक संस्था बहुत काम कर रही है। संस्था का नाम है अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन भारतीय रेलवे। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के बनने के कुछ ही साल बाद 1961 में हमने अपना पहला इंजन वहां से निकाला, जो कि WCM-5 था, और इसका नाम लोकमान्य रखा गया। यहाँ पे हमारी भारतीय रेलवे नई नई टेक्नोलॉजी ला रही थी, खुद के दम पे खड़ा हो रही थी। वहीं पाकिस्तान में इसका ठीक उल्टा हो रहा था। वहाँ पे युद्ध के बारे में विचार किया जा रहा था, जिस कारण से 1965 में पाकिस्तान फिर से हमारे देश पे हमला करता है, जिस कारण से हमारी जो रफ्तार थी वो थोड़ी सी कम होती है। लेकिन ये रफ्तार बहुत देर तक नहीं थमी रहती है, और 1969 में नई दिल्ली से कोलकाता के बीच हम देश की पहली राजधानी एक्सप्रेस चलाते हैं, जो करीब 120 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार में चली थी। और इस तरह की ट्रेन चलाने का सपना फिलहाल पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता था। पाकिस्तान अभी भी इंपोर्ट किए गए कोचेस और इंजन्स के भरोसे था, जिस कारण से उनका जो रोलिंग स्टॉक था वो दिन प्रतिदिन डिग्रेड होता गया और उनकी रेलवे जो है उसकी हालत खराब होती गई। और 1970 में उनका पहला कैरेज फैक्ट्री इस्लामाबाद में खोला गया, पर वो भी एल्स्टॉम के हेल्प से, और वहाँ पे मोस्टली असेंबली का काम जो है वही होता था। वहाँ पाकिस्तान अभी भी दूसरों पर निर्भर था, और यहाँ पे हम अपना खुद का इंजन और कोच बना ही रहे थे। साथ ही साथ अब हम रेल की पटरियाँ, स्लीपर्स और रेल के व्हील्स बनाना भी शुरू कर चुके थे। और फिर आता है 1971, और ये ईयर तो सभी को याद होगा क्योंकि इस टाइम पे बांग्लादेश का गठन हुआ था। हमारा और पाकिस्तान का युद्ध भी चला था, जहाँ पे उनके करीब 93,000 फौजियों को हमने सरेंडर करवाया था। और यहाँ पे ना भारतीय रेलवे जो थी वो तो आगे बढ़ रही थी, लेकिन पाकिस्तान रेलवे दो हिस्से में बढ़ जाता है, और अब उनका ईस्टर्न पाकिस्तान रेलवे बन जाता है बांग्लादेश रेलवे। वैसे उस जमाने में बांग्लादेश के पास मीटर गेज का एक बहुत बड़ा नेटवर्क था, और आज भी अगर आप देखो तो बांग्लादेश में मेजॉरिटी में आपको मीटर गेज रूट जो है वो देखने को मिलेगा। और एक चीज ये भी गौर करने वाली है कि युद्ध में तो हमने बांग्लादेश का साथ दिया ही था, साथ ही साथ उनको अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए हमने अपना खुद का इंजन भी उनको दिया था। उनको बहुत सारे रोलिंग स्टॉक जो है वो दिए थे, ताकि वो अपनी रेलवे को अच्छे से चला सके। लेकिन आज की अगर बांग्लादेश की बात करूँ ना, तो थोड़ा सा अजीब लगता है कि हमने उस टाइम पे इस कंट्री की इतनी हेल्प की थी। और ये सिर्फ उस टाइम की बात नहीं है, बल्कि आज से कुछ साल पहले भी हमने बांग्लादेश को बहुत सारे इंजन गिफ्ट के रूप में दिए थे। खैर यहाँ पे गिफ्ट सिर्फ बांग्लादेश को नहीं बल्कि पाकिस्तान को भी मिले थे। चीन और अमेरिका ने उनको एड के तौर पे बहुत सारे इंजन जो है वो गिफ्ट में दिए थे। तो ये एक फर्क था कि एक देश अभी भी खैरात में मिली हुई लोकोमोटिव्स को चला रहा था, और यहाँ पे अपना खुद का लोकोमोटिव जो है वो तैयार कर रहे थे। 1988 ये वो साल था जब हमने दिल्ली से झांसी के बीच में अपनी पहली शताब्दी एक्सप्रेस चलाई थी, जो 140 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार में चलती थी। और उस वक्त तक हमने मेजॉरिटी में इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया था, जिस कारण से बहुत सारे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव चला करते थे उन दिनों। यहाँ पे हमारी रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का सोच रही थी। वहीं पाकिस्तान में 1993 में उसका पहला लोकोमोटिव फैक्ट्री जो है वो खुला रिसालपुर में, जहाँ पे वो खुद भी बनाता नहीं था बल्कि असेंबल जो है वो करता था एल्स्टॉम की हेल्प से। 90s के दौर में ग्लोबलाइजेशन के कारण से हमारी पूरी इकोनॉमी शिखर पे थी, वहीं पाकिस्तान रेलवे और पाकिस्तान की इकोनॉमी पटरी से उतर रही थी। 1998 में पाकिस्तान में वही जो बंटवारे वाली लाइनें बिछाई गई थी, उन्हीं पे ट्रेनें चल रही थी। कोई नया रेल मार्ग जो है वो नहीं बनाया गया था, और यहाँ पे हम गेज कन्वर्जन, रेलवे के दोहरीकरण और इलेक्ट्रिफिकेशन का काम जोरों शोरों पे कर रहे थे। और ये वही वक्त था जब वेस्टर्न घाट, जो कि रेलवे नेटवर्क से वंचित था, यहाँ पे हमने
कोंकण रेलवे की स्थापना की, कोंकण रेलवे में पहली ट्रेन चलाई। 756 किलोमीटर इस लंबे रेल मार्ग को बनाना बहुत ही चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि यहाँ पे हमने करीब 2100 छोटे बड़े पुल बनाए और करीब 92 टनल्स का निर्माण किया। तब जाकर के कोंकण रेलवे कंप्लीट हुआ और फाइनली वेस्टर्न घाट्स में ट्रेन चलना शुरू हो गई। वाकई में हमारे भारतीय रेलवे की ये एक अद्भुत रचना थी और उस जमाने में ये सच में बहुत कठिन काम था। खैर, पीछे जो कुछ भी हुआ इससे सीख लेकर के पाकिस्तान को यहाँ से आगे बढ़ना था, लेकिन यहाँ पे फिर से पाकिस्तान युद्ध के बारे में सोचता है और 1999 में करगिल वॉर छिड़ जाती है। लाहौर बस समझौता, हमने लाहौर के लिए बस चलाई थी, लेकिन पाकिस्तान ने धोखा दिया और फिर से ये देश युद्ध के बाद बहुत पीछे चला जाता है। सोचो, हमने 2003 में अपने टिकट की ऑनलाइन बुकिंग करनी शुरू कर दी थी, वहीं पाकिस्तान रेलवे अपने यात्रियों के लिए मोहताज होने लगा। मतलब इस कदर लोग रेलवे से पीछे हटने लगे। ये वो वक्त था जब हम WP5 और WP7 इंजन बना रहे थे, जो कि बहुत ही सफल इंजन है हमारे इंडियन रेलवेज में, और साथ ही साथ अपने जो ट्रेनों का इलेक्ट्रीकरण है उसको भी शुरू कर दिया था, ताकि हमारी ट्रेनों की रफ्तार जो है वो और बढ़ाई जा सके। वहीं पाकिस्तान रेलवे अभी भी चाइना के भरोसे बैठा था और उसकी जो ट्रेनों की रफ्तार थी वो बहुत मुश्किल से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की थी। आज हमारी रेलवेज ऑलमोस्ट 100% इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ बढ़ रही है। वहीं पाकिस्तान में बस कुछ हिस्सा इलेक्ट्रीफाइड था। उनका जो लाहौर से खानेवाल का सेक्शन था अराउंड 290 किलोमीटर का, सिर्फ वही इलेक्ट्रीफाइड था, लेकिन वो भी 2011 में खत्म कर दिया गया कुछ टेक्निकल इशू कारण से। वैसे चाइना ने CPEC यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत उनका जो कराची से पेशावर तक का जो रेलवे मार्ग है ना, उसको थोड़ा मॉडिफाई करने का प्लान किया था, जो कि उनका मेन लाइन 1 था, और उसकी रफ्तार जो है वो अराउंड 105 से 160 किलोमीटर पर आवर की बढ़ाने की गई थी और उनका दोहरीकरण होना था। लेकिन आज तक ये जो इनका जो प्रोजेक्ट है वो शुरू हो नहीं पाया है और पता नहीं ये कब तक इनका ख़त्म होगा। अभी तो शुरू नहीं हुआ है, लेकिन एक चीज़ ये भी है कि जब तक शायद शुरू हो तब तक हमारे देश में पहला बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई तक चल जाए। इसकी रफ्तार करीब 320 किलोमीटर पर आवर की होगी। आज हमारी रेलवे में हर तरह के लोगों के लिए ट्रेन चलती है। मतलब जिन लोगों को वंदे भारत में सफ़र करना है, पैसे खर्च करके वो उसमें सफ़र करते हैं। और अभी अमृत भारत ट्रेन चलाई गई है। जो लोग ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते लेकिन उनको प्रायोरिटी चाहिए, तो उनके लिए ये ट्रेन जो है वो बहुत ही बेस्ट है। और भविष्य में हम और अमृत भारत जैसी ट्रेन चलाने की उम्मीद जो है वो गवर्नमेंट से कर सकते हैं। वहीं पाकिस्तान में कुछ गिनी चुनी ट्रेन जैसे कि जिन्ना एक्सप्रेस हो गई, कराकोरम एक्सप्रेस हो गई और उनकी ग्रीन लाइन एक्सप्रेस हो गई, यही ट्रेनें कुछ थोड़ी सफल बोल सकते हैं, लेकिन इनका कंपैरिजन जो है वो हम अपनी ट्रेन से नहीं कर सकते। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आज़ादी के वक्त हमारा रेल नेटवर्क करीब 55,000 किलोमीटर का था, जो कि अब अराउंड 68,000 किलोमीटर का हो चुका है। वहीं पाकिस्तान का जो उस समय पे करीब 7,500-8 हज़ार का था, वो अभी भी इसी पे कायम है। मतलब उनमें कोई ज़्यादा इजाफा जो है वो नहीं हो पाया है। वैसे बात तो सही है कि यहाँ पे हम पाकिस्तानी रेलवे का भारतीय रेलवे से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान कहाँ और भारत कहाँ। तो यहाँ पे अगर मैं उसके जो हम सफ़र है, जो उसका दोस्त है टर्की से अगर कंपेयर करता हूँ, तो यहाँ बिल्कुल अच्छा कंपैरिजन होगा। यहाँ पे पाकिस्तान और टर्की का जो लैंड एरिया है ना, वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। लैंडफॉर्म एक जैसा है, मतलब नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो टर्की का रेल नेटवर्क है वो पाकिस्तान से करीब 10,000 किलोमीटर लंबा है। उनके पास हाई स्पीड ट्रेन है, ऑलमोस्ट सारा रूट इलेक्ट्रीफाइड है। तो यही फ़र्क है कि यहाँ पे एक देश युद्ध और बाकी अदर एक्टिविटीज़ में विलुप्त रहा और एक देश सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ने का सोचा। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि आज़ादी के वक्त पाकिस्तान के हिस्से में करीब 1100 इंजन थे, लेकिन आज़ादी के बाद अगर अभी की बात करूं मैं, तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ 500 इंजन बचे हुए हैं। वहीं हमारे पास करीब 14,000 इंजन हैं। हमारे पास डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है जहाँ पे मालगाड़ियों की रफ्तार अराउंड 100 किलोमीटर की होती है, और वहीं पाकिस्तान में ना कुछ पैसेंजर ट्रेन भी इस रफ्तार में नहीं चल पाती होंगी। 1947 से उनके पास भी एक कश्मीर है, जो कि हमारा ही हिस्सा था। उनका जो कश्मीर है ना, मतलब जो उनका ऑक्युपाइड कश्मीर है, वो बेसिक फैसिलिटी के लिए वहाँ पे लोग मरते हैं, और यहाँ पे हमारा जो कश्मीर है वो पूरे देश में अब कनेक्ट हो चुका है। जनाब रेलवे ब्रिज, एफिल टावर से भी बड़ी। कोई भी कंपैरिजन नहीं बनता इंडिया और पाकिस्तान की रेलवे का, लेकिन आपको ये बताना था कि रेल की पटरियाँ केवल लोहे की नहीं होती, ये सपनों की धाराएं होती हैं। एक देश ने अपने सपनों को अपने दम पर आगे बढ़ाया और दूसरा अभी भी दूसरों की पटरियों पर चलने की कोशिश कर रहा है। आज़ादी एक तारीख नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी होती है, और उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए हमें सिर्फ आज़ाद होना नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भी होना पड़ता है। 15 अगस्त 1947 को दोनों देशों ने एक साथ अपना पहला कदम उठाया, लेकिन मंजिल उसी को मिलती है जो रास्ता सही चुनता है। एक ने अपने आप को आत्मनिर्भरता, विकास और तकनीक की तरफ मोड़ लिया, दूसरा अभी भी गुजरे जमानों की धूल समेट रहा है।
और अंत में सिर्फ ट्रेन नहीं बल्कि सोच की दिशा भी ये तय करती है कि कौन कहाँ जाएगा, कौन आगे बढ़ेगा और कौन पीछे छूट जाएगा। बड़ी ही ज़बरदस्त और इंफॉर्मेशन वीडियो थी इस भाई की, और बड़ा अच्छा लगा पाकिस्तान रेलवे को जानकर और इंडियन रेलवे को जानकर। सिंस इंडिपेंडेंस शुरू से ही जब दोनों मुल्कों की पार्टीशन हुई दोनों मुल्कों के दरमियान, और उस वक्त की जो कहानी है वो वाकई ही दर्द बड़ी कहानी है, उसको हम डिस्कस नहीं करते। हम रेलवे की तरफ आते हैं। कहाँ मतलब 5500 किलोमीटर, 55,000 किलोमीटर नहीं ट्रैक, 5500 किलोमीटर ट्रैक है उनका, और पाकिस्तान के पास 1100, और कहाँ वो 6800 किलोमीटर का उन्होंने कर लिया। 68,000 या 100 है, तो मे भी यार करेक्ट कर लेना आप लोग जो भी था। और पाकिस्तान बढ़ने की बजाय कम हो गया यार, उसको मेंटेन तो रखते, वहाँ तक तो रखते जहाँ तक महदूद था। उसके बाद लोकोमोटिव की बात करते हैं तो पाकिस्तान के पास 1100 थे, और 1100 से कम हो गए 500 तक आ गए। और इंडियन जो है वो तकरीबन 14,000 लोकोमोटिव तक पहुँच गए हैं। मतलब वो बढ़ते ही गए हैं, उन्होंने अपने आगे बढ़ने का सोचा है। वैसे जो भाई साहब ने ठीक ही कहा कि हमने जो है युद्ध की या जंग की तैयारी ही की है, हमेशा हमने अपनी आर्मी को ही मतलब सपोर्ट किया है, आर्मी का ही सोचा है, जंग की तरफ ही हम लोगों ने ज़्यादा सोचा है। हमने इसका अपना दिफा समझा इसको। अगर हम जाने तो अगर डेवलपमेंट की तरफ आते हैं तो हमने कोई भी डेवलपमेंट नहीं किया। सी पैक एक जो मनसूबे की इन्होंने बात की थी वो कुछ है, वो तो वो हाईवे बना है या मोटरवे कह लें, वो रेलवे में इसका कुछ भी नहीं था सी पैक में, ठीक है। वो तो एक रोड बनाया गया है, मोटरवे बनाया गया ताकि ट्रांसपोर्ट का आना जाना हो सके। वो चीन जो है कनेक्ट होना चाह रहा था बस भी एशिया में, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा। इंडियन रेलवे का वाकई ही कोई मुकाबला नहीं है। दूसरी तरफ इन्होंने एक कंपैरिजन दिखाया था पाकिस्तान और तुर्की का। दोनों मुल्क इस्लामिक कंट्रीज हैं, और दोनों की जो ज़मीन है या रकबा है दोनों का ही बराबर, आलमोस्ट सेम सेम है। और दोनों की रेलवे को देख लें तो ज़मीन आसमान का फर्क है। कोई मेरे ख्याल से कोई मुकाबला नहीं है। उनके पास भी बुलेट ट्रेन हैं, और काफ़ी उनका जो रेलवे ट्रैक है वो करीब कोई 16,000 किलोमीटर है, ठीक है। तो पाकिस्तान के साथ उसका भी कोई कंपैरिजन नहीं है, हालांकि दोनों ही बराबर हैं, लेकिन उनके पास भी सियाही मकामात हैं, टूरिस्ट प्लेसेस हैं, पाकिस्तान के पास भी हैं। तो टूरिज़म वहाँ पर ज़्यादा है, ये बात मानने वाले वाकई। लेकिन उनकी जो रेलवे है वो बहुत अच्छा निज़ाम है उनका। तो इस भाई से वीडियो के मुताबिक, वैसे मैंने देखा नहीं है, मैं कैसे बता सकता हूँ आप लोगों को। पर ये हमारा वीडियो था, कैसा लगा आप सब लोगों को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना और अपना इर्द वालों का रखें ढेर सारा ख्याल। साइनिंग ऑफ।